बात कंचनपुर गांव की रहने वाली एक बुढ़िया की है, जिसका एक ही पुत्र था। रात के समय वह पुत्र अंधा हो जाता था, यानी कि रात को उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बुढ़िया ने किसी तरह गोलमाल करके एक रिश्ता ढूंढा और अपने बेटे की शादी रचा दी। लड़की अत्यंत सुंदर थी, उसके मायके वाले भी लोग बहुत अच्छे थे, मगर बुढ़िया इतनी चतुर थी कि बहू या उसके परिवार वालों के आगे उसने अपने लड़के का रहस्य छुपा कर रखा हुआ था कि वह रात के समय अंधा हो जाता है, यानी कि उसको कुछ दिखाई भी नहीं देता है। शादी के कुछ ही दिनों के बाद लड़की मायके चली गई। धीरे धीरे समय बीता और पहला त्योहार दिवाली आया। परंपरा के अनुसार लड़की के घर से न्योता आया। अब बुढ़िया को चिंता हुई, जाना तो पड़ेगा ही। उसने बेटे को सावधान करते हुए कहा, बेटा तुम बहुत सावधान रहना, रात को तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है और यह बात बहू के घर वाले नहीं जानते हैं। यदि जान गए तो बहू आने से रही नहीं। तुम ऐसा करना कि रात को बाहर न निकलना, कहीं इधर उधर घूमने मत जाना, दिन रहते यात्रा करना। दूसरा यह कि वहाँ एक ही दिन रहकर घर लौट आना, इसी में तुम्हारी भलाई है और रहस्य भी तुम्हारा छुप सकता है। अपनी माँ के कहे अनुसार वह दिन रहते ही ससुराल पहुँचने के लिए बहुत तेजी से चल पड़ा, मगर कितनी भी मुश्किल करने पर भी अंधेरा होने से पहले वह वहाँ पर पहुँच नहीं सका। उसकी नज़र धुंधली हो गई। माँ की चेतावनी याद कर वह एक जगह बैठ गया। उसके साथ किस्मत का एक खेला हुआ। वह अनजाने में अपनी ससुराल के सामने के एक कूड़े के ढेर पर जा बैठा था। वह वहाँ बैठा और उसकी सासू माँ उसी वक्त संयोगवश कूड़ा फेंकने आ पहुँची। अंधेरा काफी था, इसलिए उसने दामाद को न देखा। उसने कूड़ा उसके सिर पर फेंक दिया। दामाद बेचैन होकर उठा तो सासू ने उसे पहचान लिया कि यह तो कोई नहीं, अपना दामाद है। जो होना था वह हो चुका था, अब उसे पछताना ही था। उसने बहुत से मंसूबे बना रखे थे कि दामाद पहली बार घर आ रहा है तो उसकी बहुत अच्छी तरीके से आओ भगत करूंगी, धूमधाम से त्योहार मनाऊंगी, रिश्तेदार और पड़ोसियों के आगे उसका सत्कार करूंगी। मगर छी, यह क्या हो गया? उसको तो रोना आ रहा था। शर्म के मारे वह तेजी से घर के अंदर भाग आई। सड़क पर उसका एक लड़का भैंस को भगाता हुआ घर की तरफ लौट रहा था। उसको देखते ही उसने कहा, बेटा तुम्हारा जीजा आया हुआ है, मगर पता नहीं क्यों वे हमारे घर के सामने कूड़े वाले ढेर पर बैठे हुए हैं। शायद नित्य क्रियाकर्म करने बैठे होंगे। मैं उन्हें वहां देख न पाई, उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा। तुम्हें वे बहुत चाहते हैं, तुम भी बहुत चाहते हो ना। उन्हें घर के अंदर किसी तरह से मना कर बुला लाओ। लड़का जीजा जी पुकारते हुए उसकी तरफ भाग निकला। जमाई के पास जाकर कहा, जीजा जी आइए ना, घर के अंदर यहाँ बाहर क्यों बैठे हुए हैं? उसने उसका हाथ पकड़ा। रात का अंधा होने के बावजूद जमाई बहुत ही होशियार था। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ कूड़े पर इसलिए बैठा हूँ कि जानूं तो कि इसमें से कितनी गाढ़ी खाद निकलेगा। फिर मानो प्रेम से किशोर बालक के कंधे पर हाथ रखकर वह आगे बढ़ लिया। भैंस ने उसे घूरकर देखा। उसे धक्का मारने आई तो
तेज आवाज सुनकर उसने थोड़ा सा पीछे कदम हटा लिया और पूछा, यह क्या है? लड़के ने जवाब दिया, यह हमारी भैंस है, मैं उसे चराने ले गया था। उसको तो अपना दोष छिपाना था। कहा, ओह, यह भैंस बहुत बड़ी है। फिर वह भैंस की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ लिया। इस तरह आगे बढ़ने पर वह धान के एक भंडारे के पास आया। उन दिनों अनाज को जमीन में गड्ढा खोदकर खत्ती बनाकर उसमें जमा किया जाता था। वह अंधा उस गड्ढे में गिर पड़ा। लड़के ने घबराकर पूछा, हाय जीजा जी, क्या हो गया आपको? क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता? जवाब में दामाद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता था कि यह अनाज का भंडार कितना गहरा है। मैं भी इसी तरह का अनाज जमा करने वाला एक छोटा सा भंडार खुदवाने वाला हूँ। कोई बात नहीं, तुम अब मुझे हाथ का सहारा दो, मैं ऊपर आ जाता हूँ। यह कहकर इस बार भी अपने प्राकृतिक दोष को उसने छुपा लिया। दीवार का सहारा लेकर वह आगे बढ़ा। लड़के ने फिर पूछा, जीजा जी, आप दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी नजर ठीक नहीं है? जवाब में उसने फिर कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर की दीवार की लंबाई नाप रहा हूँ। घर के दरवाजे पर भेड़ा खड़ा था, वह उससे टकरा गया और गिर पड़ा। तब भेड़े ने अपने सींगों से उसे भोंक दिया। लड़के ने भेड़े को एक तरफ हटा दिया और जीजा को सहारा देकर उठा लिया। फिर पूछा, जीजा जी, आपने भेड़े को नहीं देखा क्या? नहीं नहीं, तुम समझो मेरी बात। उसका आकार देखकर मुझे उससे टकराने का मन हुआ, मगर देखो, मुझे तो उसने भोंक दिया। जमाई ने कहा। अंधेरा गहरा हुआ, रात हुई, सब लोग खाना खाने बैठ गए। सामने पटिये पर थाली रखी हुई थी। त्योहार के अवसर का बढ़िया भोजन बना हुआ था। तो सासू जी स्वयं भोजन परोसने आ गई। सासू जी नुपुर और चूड़ियां पहनकर परोस रही थी। चूड़ियों की खनखनाहट से जमाई साहब ने समझा कि भेड़ा दोबारा आ गया है। वह डर गया। घबराहट में आवाज सुनकर उस तरफ अपनी प्लेट उठाकर फेंक दी। वह प्लेट सास के पांवों पर जा लगी। वह घबराकर रसोई की तरफ भाग ली। सासू को लगा कि जमाई गुस्से में उससे बदला ले रहा है। एक तो यह कि उसके सिर पर कूड़ा डाल दिया था और दूसरी वजह यह थी कि बेटी को परोसने भेजना था खाना। मैं परोसने पहुंच गई थी। फिर बेटी ने खुद उसे खाना परोसा। रात को खाना खाने के बाद पति पत्नी दोनों कमरे में लेट गए। काफी लोग नीचे बाहर के बारांदे में लेटे हुए थे। ऐसा हुआ कि आधी रात को उसे बाथरूम करने का मन हुआ। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर किसी तरह वह पिछवाड़े की तरफ गया। काम पूरा होने पर उसे मकान का दरवाजा दिखाई न दिया। भटक कर वह उस जगह पहुंचा जहां पर सासू जी सो रही थी। यह सोचकर कि वह अपनी पत्नी के पास है, उसने सासू के पांव छू दिए। अंधेरे में सासू जी ने समझा कि कोई चोर है। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बोला, मैं हूँ, मैं। उसका जवाब था। सासू माँ ने पूछा, आप हैं? आधी रात में आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? उसने कहा, मैंने खाने की थाली आपके ऊपर फेंक दी थी। मैं आपसे इसी कारण क्षमा मांगने आया हुआ हूँ।
मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। जमाई की बात सुनकर सासू जी बहुत बेचैन हो गई। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, आप अब अपने कमरे में जाकर सो जाइए। उधर आधी रात में इस शोर को सुनकर उसकी पत्नी की समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसे सिर्फ यह पता था कि उसका पति पेशाब करने गया हुआ है। उसने सोचा, माफी तो सुबह भी मांगी जा सकती है। आधी रात में इन लोगों की आवाज सुनकर पड़ोसियों को कुछ गलतफहमी न हो जाए, यह उचित नहीं होगा। यही सोचकर वह बाहर आकर मामले को सुबह निपटाने के लिए कहकर अपने पति का हाथ पकड़कर अंदर ले आई। रात बीती, सुबह हुई। जवाई उठकर अपने गांव जाने की तैयारी में लग गया। कहने लगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम है, मुझे जाने दो। इस तरह अपनी बीवी को मनाकर सास ससुर से कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। किसी को भी पता नहीं चल सका कि वह रात का अंधा है। अपने इस कुशल व्यवहार पर खुशी मनाते हुए वह भी अपने गांव लौट आया।